हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी सेंटर में। और अब हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लीग, जो सभी प्रायोगिक परीक्षा हेतु इम्पोर्टेंट है और इससे आप सभी को क्वेश्चन का जो डिस्कशन है वो मिलेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, न्यूटन ने प्रकाश के बारे में क्या कहा? तो प्रकाश के बारे में बात करते हैं। अगर हम प्रकाश के बारे में, तो प्रकाश के बारे में कई वैज्ञानिक ने कुछ बात बताया, जैसे कि पहला न्यूटन साहब, न्यूटन और न्यूटन साहब बताए थे कि प्रकाश जो है एक प्रकार का कण है। प्रकाश एक प्रकार का कण है और कण की अनुभूति इनको कैसे हुआ? आगे का प्रकाश कैसे एक प्रकार का कण है? तो प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करती है तो यह प्रकृति कण को बताती है। जबकि एक दूसरा वैज्ञानिक है जिसका नाम है हाइगन, और हाइगन साहब कहते हैं कि ये कण के अलावा एक प्रकार का तरंग है। जबकि एक और वैज्ञानिक है जिसका नाम है मैक्सवेल, और मैक्सवेल साहब कहते हैं कि यह तरंग तो है लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और एक और वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम है मैक्स प्लैंक, और मैक्स प्लैंक साहब कहते हैं कि यह एक प्रकार का ऊर्जा है और यह ऊर्जा फोटोन के रूप में आती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, प्रकाश एक प्रकार का कण है। दूसरा प्रश्न है, और सेम इससे पहले अभी हम डिस्कशन किए हैं कि हाइगन ने प्रकाश के बारे में क्या कहा। तो हाइगन साहब कहते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। तो इसका राइट आंसर तरंग होगा। तीसरा प्रश्न, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो देखिए, जैसे सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, प्रकाश के स्रोत होते हैं। तो थोड़ा हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं प्रकाश के स्रोत। तो प्रकाश के स्रोत जो होते हैं जिनसे हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है उसे प्रकाश के स्रोत कहते हैं। और यह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक, जबकि दूसरा होता है मानव निर्मित। प्राकृतिक जो प्रकृति में पहले से विद्यमान जो प्रकाश स्रोत है उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। छप्पन, 52, 54। तो पहला है प्राकृतिक स्रोत, जो प्रकृति में विद्यमान प्राकृतिक स्रोत को प्राकृतिक स्रोत कहते हैं और प्रकृति में विद्यमान है। जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, जुगनू हो गया, तो ये सब इत्यादि, ये सब प्राकृतिक स्रोत है। जबकि मानव निर्मित का बात करते हैं जिसका निर्माण मानव ने किया है, जैसे मोमबत्ती जलता हुआ मोमबत्ती, टॉर्च, तो ये सब मानव निर्मित स्रोत है। प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत, तो प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत में सूर्य भी आएंगे, तारे भी आएंगे, जुगनू भी आएंगे। इसका मतलब इसका आंसर सभी होगा, इसका आंसर राइट आंसर सभी होंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत क्या है? तो अभी हम डिस्कशन किए हैं, तो प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत जो है वो है मोमबत्ती। प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत मोमबत्ती होगा। जबकि इसके अलावा चंद्रमा, तो चंद्रमा प्रकृति में विद्यमान, सूर्य प्रकृति में विद्यमान, तारा प्रकृति में विद्यमान, ये तीनों हो गए प्राकृतिक। जबकि इसका राइट आंसर होगा मोमबत्ती। अगले प्रश्न का बात करते हैं, प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तु कितने प्रकार की होती है? तो प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर अगर हम बात करें तो उत्सर्जन के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की, इसका राइट आंसर होगा दो। प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तु दो प्रकार के होते हैं और ये दोनों टाइप अगर हम बात करते हैं तो एक होता है दीप्त
या इसी को बोलते हैं प्रदीप्त। जबकि दूसरा टाइप है अदीप्त, अदीप्त इसी को बोलते हैं अप्रदीप्त। राइट आंसर डी। फिर अगला प्रश्न है कि प्रकाश के गम्यता के आधार पर वस्तु कितने प्रकार के होते हैं। तो गम्यता के आधार पर वस्तु जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वस्तु कितने प्रकार के होते हैं? 3। तो राइट आंसर होगा 3। और तीनों टाइप का अगर हम बात करें तो यह 3 प्रकार है। एक है पारदर्शी, पहला टाइप। दूसरा टाइप पारभासी, जबकि तीसरा टाइप का नाम है अपारदर्शी। तीसरे टाइप का नाम है अपारदर्शी। तो ये प्रकाश के गम्यता के आधार पर वस्तु 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। फिर अगला प्रश्न है कि कैसा प्रकाशीय माध्यम। तो प्रकाशीय माध्यम पहले हम जानते हैं प्रकाशीय माध्यम क्या होता है। अगर डिस्कशन करें तो प्रकाशीय माध्यम वे माध्यम कहलाते हैं जिसमें प्रकाश गमन कर सकती है। और प्रकाशीय माध्यम मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी और दूसरा होता है विसमांगी। तो समांगी माध्यम वैसे माध्यम को कहते हैं जिसमें प्रकाश, जिसमें उसका बनावट एवं गुण एक समान हो, उसे वो बोलते हैं प्रकाश समांगी माध्यम। जबकि विसमांगी का बात करते हैं तो जिस माध्यम के प्रत्येक भाग की बनावट एवं गुण एक समान नहीं होते हैं उसे बोलते हैं विसमांगी माध्यम। और पहला साइट एक प्रकार का विसमांगी माध्यम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विसमांगी माध्यम। अगले प्रश्न का अगर हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम होते हैं। वो देखिए लाइट वाला ठीक है भाई, बोर्ड पर कोई दिक्कत ना है। तो देखिए अगला प्रश्न है प्रकाश अर्थात परावर्तन के कितने नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो अगर हम बात करते हैं परावर्तन के नियम का तो परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम होते हैं। इसका राइट आंसर होगा 2। तो अगर हम नियम का बात करें तो पहला नियम कहता है आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अर्थात आई बराबर आर। तो ये है परावर्तन के नियम। और परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो राइट आंसर बी है। अगले प्रश्न का बात करते हैं तो फिर पूछ रहा है परावर्तन के नियम लागू होते हैं। अब परावर्तन के नियम किस पर लागू? ऑप्शन कह रहा है केवल समतल दर्पण पर, ऑप्शन बी केवल अवतल दर्पण पर, ऑप्शन सी केवल उत्तल दर्पण पर और ऑप्शन डी सभी प्रकार के दर्पण पर। तो इसका राइट आंसर होगा सभी प्रकार के दर्पण पर परावर्तन के नियम लागू होते हैं। समतल दर्पण में भी परावर्तन के नियम लागू होते हैं। ये समतल दर्पण, इसमें आई बराबर आर। इसमें भी आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और बात करते हैं उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण में कुछ कंडीशन है कि इसके ध्रुव पर आपतित होने वाला प्रकाश किरण परावर्तन के नियम का पालन करती है। उसी प्रकार अगर बात करते हैं अवतल दर्पण का तो अवतल दर्पण में भी सेम वही बात है। इसके ध्रुव पर आपतित होने वाला प्रकाश किरण परावर्तन के नियम का पालन करती है।
इस प्रकार से इसका आंसर होता है सभी प्रकार के दर्पण पर परावर्तन के नियम लागू होते हैं। अगले प्रश्न का बात करते हैं कि वाहनों के साइड मिरर में प्रयुक्त दर्पण का आवर्धन ऑप्शन ए एक से कम, ऑप्शन बी एक से अधिक +1 होता है, ऑप्शन डी में एक से कम या अधिक होता है। तो वाहनों के साइड मिरर में सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है और उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक सीधा वस्तु की तुलना में अत्यंत छोटा होता है। अगर हम बात करते हैं आवर्धन का, तो आवर्धन आवर्धन m बराबर होता है h2/h1, जहां पर h2 का मतलब है प्रतिबिंब की ऊंचाई और h1 का मतलब है वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब हमेशा अवतल उत्तल दर्पण में छोटा बनता है और अंश अगर छोटा हो और हर बड़ा हो, इसका वैल्यू हमेशा एक से छोटा होगा। m का जो मान होगा वो हमेशा इज लेस देन होगा 1, तो एक से कम। इस प्रकार हम कह सकते हैं इसका आंसर जो है यह हमेशा एक से कम होगा। इसका राइट आंसर होगा एक से कम, लेस देन 1। फिर अगला प्रश्न कहता है कि किस दर्पण के द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अत्यंत छोटा बनता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी अवतल एवं उत्तल। तो इसका जो कंडीशन है, इसमें अगर हम बात करते हैं, इसका राइट आंसर जो होगा अवतल एवं उत्तल। इसका पहला स्थिति दोनों में अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, अत्यंत छोटा बनता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न का। एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी वायु में है, तो एक द्रव जिसका अपवर्तनांक 1.33 और 1.33 जो अपवर्तनांक होते हैं, यह होता है द्रव का। पानी में डुबाने पर द्रव में दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो? तो दर्पण हम किसी भी मीडियम में डुबाएंगे, किसी भी दर्पण को, तो उसके फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होते। इसका मतलब इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। इसमें डी है, डी इधर आ गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, फोकस एफ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यह प्रश्न पूछा गया है आरआरबी एलपी एएलपी 2018 और एसएससी जूनियर इंजीनियर 2020 में यह प्रश्न पूछ चुका है प्रीवियस पेपर। अगले प्रश्न का बात करते हैं आंख कान नाक के जांच में प्रयुक्त दर्पण। तो आंख कान नाक के जो जांच में है वह सामान्यतः अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण का उपयोग है वाहनों के साइड मिरर में। इसके अलावा गली चौराहे मोहल्ले में जो स्ट्रीट लाइट लगे होते हैं उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। समतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः चेहरे देखने में, आभूषणों के दुकान में वस्तुओं को दिखाने के लिए, और प्रवलयिक दर्पण का उपयोग इसमें होने वाले अवतल और उत्तल में एक प्रकार का गोली विपथन नामक दोष होता है, उसको दूर करने के लिए प्रवलयिक दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण। कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? तो नई कार्तीय चिन्ह प्रणाली के अनुसार हमको दिया है r बराबर -20 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है और उत्तल की धनात्मक होती है। r बराबर दिया हमको ज्ञात करना है f क्या, तो f बराबर होता है r/2, f बराबर होता है r/2, तो r का वैल्यू है -20/2, इसका मतलब -10 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर होगा -10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न का बात करते हैं जब वस्तु को, अगला प्रश्न, जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए
तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? तो प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रही है जब वस्तु ध्रुव एवं फोकस के बीच हो। तो एक देखिए अवतल दर्पण यहाँ पर ये हो गया सी, ये एफ, ये हो गया पी, और यही कह रहा है कि अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के बीच वस्तु को रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे? इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेंगे। प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, सीधा होगा एवं वस्तु की तुलना में अत्यंत आवर्धित होगा, बड़ा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दर्पण के पीछे, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न का बात करते हैं, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने बताया था? तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक साहब बताए थे कि प्रकाश में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है और वह ऊर्जा की निश्चित मात्रा को हम फोटोन बोलते हैं। लाइट में प्रयुक्त जो ऊर्जा होते हैं उसे हम बोलते हैं फोटोन, और इसके बारे में मैक्स प्लैंक ने बताया था कि इसका राइट आंसर होगा प्लैंक साहब। और यह प्रश्न पूछा है, देखिए ग्रुप डी एंड एएलपी 2018 में। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन अदीप्त वस्तु है? तो वैसे वस्तु को अदीप्त वस्तु कहते हैं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करते हैं किंतु वह दूसरे के प्रकाश से हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जुगनू का ऑप्शन ए का बात करते हैं, चांद होगा या जुगनू होगा या जलता हुआ बल्ब होगा या तारा होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो चांद होगा, क्योंकि इसके पास अपना प्रकाश नहीं होते हैं। सूर्य के प्रकाश के कारण ये हमें रात में चमकता हुआ प्रतीत होता है। जुगनू के पास अपना प्रकाश होता है, जलता हुआ बल्ब अपना प्रकाश है, तारा के पास अपना प्रकाश है। तो ये आदित्य के श्रेणी में आएंगे चांद, जबकि तीनों रेस्ट जो बचे गए जुगनू, जलता हुआ बल्ब, तारा, ये सब दीप्त में आते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न करता है कि कोई व्यक्ति बाएं हाथ में मोबाइल को पकड़कर अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है कि मोबाइल दाएं हाथ में है, यह घटना कहलाती है। अर्थात कोई भी, जैसे यह घटना जो है सामान्यतः यह पार्श्विक व्युत्क्रमण अर्थात लेटरल इन्वर्सन कहलाते हैं। कोई वस्तु जब दायां वाला भाग बायां में दिखता है तो इसे बोलते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा। जैसे अगर हम समतल दर्पण के सामने अगर यह कोई लेटर लिखा, कोई अक्षर प है तो हमको इस प्रकार से दिखे, इसी को बोलते हैं दायां वाला भाग बायां में। अगर कोई व्यक्ति मोबाइल दायां हाथ में और बाएं हाथ में लेकर खड़े हैं तो उसका प्रतिबिंब में दाएं हाथ में दिखेगा, तो ये होता है पार्श्विक व्युत्क्रमण। इसका राइट आंसर होगा पार्श्विक व्युत्क्रमण। अगला प्रश्न है, पेरिस्कोप नामक यंत्र में प्रयुक्त दर्पण कितने डिग्री के कोण पर होते हैं? पेरिस्कोप नामक यंत्र सामान्यतः इस प्रकार से होते हैं और समुद्री गोताखोर, इसके अलावा जो नेवी है, कुछ कमांडो है, ये सब इसका उपयोग करते हैं। और यहाँ पर दर्पण लगे होते हैं, ये समतल दर्पण, और यह समतल दर्पण सामान्यतः 45 डिग्री पर लगे होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 45 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न, दो समतल दर्पण 30 डिग्री पर झुके हो तो उनके बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? यदि दो समतल दर्पण अगर थीटा कोण पर झुके होते हैं तो उसके प्रतिबिंब की संख्या 2 पाई बाई थीटा पर डिपेंड करती है। अगर मान लीजिए कि प्रतिबिंब की संख्या n है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई थीटा। इट मींस 360 डिग्री बटा में थीटा। अब इसमें भी कंडीशन है, जब यह एक सम संख्या आता है तो सम संख्या जब आएगा n बराबर सम संख्या है तो सम संख्या में से हम एक को घटा देते हैं। n जब विषम संख्या हो तो उतना ही आ जाता है। तो देखते हैं, पूछ रहा है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री अर्थात 360 डिग्री बटा में 30 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल,
12, अर्थात ये आया एक प्रकार का सम संख्या, और सम संख्या है इसमें सम एक घटा देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन बी, प्रतिबिंब की संख्या 11 होगी। जब जो समतल दर्पण 30 डिग्री पर झुके होते हैं उसमें प्रतिबिंब की संख्या 11 होगी। अवतल दर्पण का उपयोग नहीं होता, टॉर्च में बिल्कुल होता है, हजामत बनाने में इसमें भी होता है, साइड मिरर में अर्थात पश्च दृश्य दर्पण में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का, तो इसका राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन सी राइट आंसर। साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश के गति को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो प्रकाश के गति को सर्वप्रथम मापने वाला वैज्ञानिक है ओले रोमर। प्रकाश की गति के बारे में सर्वप्रथम ओले रोमर ने मापा था, और इसके इनके द्वारा निर्धारित किया गया प्रकाश की चाल जो है हवा या निर्वात में 299792458 मीटर पर सेकेंड होता है। जैसा कि यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है, वैज्ञानिक द्वारा निर्धारित प्रकाश की चाल निर्वात में 299792458 मीटर पर सेकेंड होते हैं। अविलंब आपतन की स्थिति में आपतन कोण होता है। आपतन कोण का मान कितना होता है? तो अविलंब आपतन की स्थिति, जैसे कि एक समतल दर्पण है और इसको अगर हम 90 डिग्री पर किसी स्रोत से प्रकाश को आपतित करवाए तो यहाँ पर इसी डायरेक्शन में आएगा और इसी डायरेक्शन में पुनः वापस लौट जाएगा। तो इसमें लौटने का तो इस स्थिति में इनके बीच जो झुकाव उत्पन्न हुआ है वो 0 डिग्री, अर्थात इस स्थिति में आई और आर का मान जो होते हैं वह 0 डिग्री होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 0 डिग्री। अगला प्रश्न है, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि, अब कोई वस्तु हमें तब दिखाई देती है या कोई भी रंग हमें तब दिखाई देती है जब वह प्रकाश परावर्तित होकर हमारे नेत्र में प्रवेश करते हैं, तब हमें कोई वस्तु दिखाई देते हैं या कोई भी रंग दिखाई देते हैं। अगर हम ऑप्शन देखें तो हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारे नेत्र में परावर्तित करती है, हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है, ऑप्शन सी। यह हरे रंग के अलावा अन्य सही प्रकार के प्रकाश को परावर्तित करती है, यह हमारी आंखों पर सफेद प्रकाश को परावर्तित करती है। तो इसका राइट आंसर होगा यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारे नेत्र पर परावर्तित कर देती है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की अधिकतम गति किस माध्यम में होते हैं? तो प्रकाश की अधिकतम गति हवा में या निर्वात में होते हैं, उसके अलावा बाद में ये सभी मीडियम में बहुत कम होता है अपेक्षाकृत। तो सबसे अधिक प्रकाश का चाल जो है स्पीड है वो हवा में होते हैं, निर्वात में होते हैं। इसमें होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसमें निर्वात में भी दिया हुआ है, तो निर्वात में भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही होता है। तो इसका आंसर ए और डी दोनों हो जाएगा। इसमें भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होते हैं। हीरा में अगर बात करते हैं तो 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होते हैं। ग्लास का बात करते हैं तो एवरेज इसमें 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होते हैं। कांच के दो प्रकार हैं, एक होता है क्राउन कांच और एक होता है फ्लेम्ड कांच। क्राउन में होते हैं 2.02 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फ्लेम्ड का बात करते हैं 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसके अनुसार अगर इस ऑप्शन में देखें
तो हम कह सकते हैं सबसे अधिक होता है निर्वात। इसके अलावा हवा में भी होते हैं लेकिन अपेक्षाकृत थोड़ा कम होता है। तो इस ऑप्शन के अनुसार हम इसका आंसर देंगे डी। सबसे अधिक जो लाइट का स्पीड होते हैं वो होते हैं निर्वात।